RWA, आपने कभी ये नाम सुना है? रियल वर्ल्ड एसेट। कौन है वो रियल वर्ल्ड एसेट? आप रियल एस्टेट को भी रियल वर्ल्ड एसेट मान सकते हैं, डायमंड, गोल्ड, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन, कार्बन क्रेडिट, ये सारे रियल वर्ल्ड एसेट है। अभी अगर आप इंडिया में किसी बैंक को जाएं और किसी लेंडर को अप्रोच करें, किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को अप्रोच करें, सो आपको पता है क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इनसे थोड़ा ऊपर जाना चाहें, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें, तो ये जो युग चल रहा है, इसको आप जानते हैं, ये मैं मानता हूं ये वेब 3.0 का युग है। इस जनरेशन में अगर आपको फंड रेजिंग करनी है अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो यू कैन डू RWA, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, जिसको अलग भाषा में आप फ्रैक्शनल ओनरशिप को सेल करना मानते हैं। अब सब जानते हैं रियल एस्टेट टोकनाइजेशन। रियल एस्टेट टोकनाइजेशन मीन्स आप अपने रियल एस्टेट के वैल्यू को फ्रैक्शनलाइज ओनरशिप करते हुए आप फंड रेज कर सकते हैं, राइट? सो चलिए हम बात करते हैं रियल एस्टेट टोकनाइजेशन कैसे होता है। क्या आपके पास अगर इंडिया में प्रॉपर्टीज हैं या, तो आप कैसे करें उसको, किस तरीके से करें। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले यह बोल दूं, भारत में रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन या रियल एस्टेट टोकनाइजेशन के लिए कोई नया नियम या कोई कानून अभी तक नहीं बना है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके लिए कानून इस देश में बना नहीं है, यह भी सच्चाई है। लेकिन मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूं कि आपको यह जानना जरूरी है कि यह एक अपॉर्चुनिटी है जिसका लाभ आप फ्यूचर में उठा सकते हैं, या अलग अगर आप एक बिल्डर हैं, मल्टीपल कंट्रीज में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो। या आपके पास बहुत सारे गोल्ड है, डायमंड है, रिजर्व है, या आपके पास कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी है, उसकी टोकनाइजेशन आप कर सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चलिए, आज लॉयर मैं आपको लीगल भाषा में कुछ चीज़ें समझाता हूँ। रियल एस्टेट जो इंडिया में है 220 बिलियन के ऊपर है उसकी साइज, सोचिए। लेकिन काफ़ी जगह पे ये दिक्कत के बहुत सारे अच्छे खासे बिल्डर हैं जो दिक्कत फेस करते हैं क्योंकि फंड के वजह से। ये क्रिप्टो का जो नया चीज़ है कि आप रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज कर सकते हैं, तो आपकी रियल एस्टेट, जैसे कि आप लैंड टोकनाइजेशन कर सकते हैं, या आप अगर लैंड टोकनाइजेशन करके फंड लाएंगे तो आप अपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या आपकी ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लैंड है उसके ऊपर काफ़ी सारा काम खत्म हो चुका है, आप उसको टोकनाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये टोकनाइजेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल ओनरशिप होता है। एक व्यक्ति जो खुद इतने बड़े प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकता, लेकिन उसका थोड़ा टुकड़ा तो खरीद सकता है शेयर के जरिए। अब एज एन इंडियन आपको ये करना है तो आप क्या कर सकते हैं? अगेन और एक बार वार्निंग करूंगा, कोई लॉ यहां पे नहीं है, कोई नियम यहां पे नहीं है, एम्बिग्युइटी है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अभी आ चुके हैं। अगर आप बिल्डर नहीं हो, आप एक स्मॉल टाइम, आपके पास 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप भी टोकनाइज करना चाहें तो बड़े बड़े टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे टोकनी है, ब्रिकेन है, और भी बहुत सारे हैं ग्लोबल लेवल में, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्डर हैं, आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, आपके पूरे प्रॉपर्टीज को एक SPV के अंडर आप प्लेस कर सकते हैं, फिर उसको फ्रैक्शनलाइज कर सकते हैं। आपको कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत है वो जानना जरूरी है। जैसे अगर आप टोकन इशू करना चाहते हैं, टोकन इशुएंस लाइसेंस चाहिए। आप वॉलेट में उस टोकन को रखेंगे तो वॉलेट लाइसेंसिंग चाहिए। फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को एक कंपनी के अंडर रखना पड़ेगा, एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप डेमोक्रेटिक वे में
सारे इन्वेस्टर को ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको एक डाओ भी बनाना पड़ेगा। डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको और थोड़ा उसको समझा दूं। आप जानते होंगे जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है वैसे डाओ चलता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसमें सारे लोग ओनर ही होते हैं। अगर आप एक डाओ फॉर्म करते हैं, आपके सारे इन्वेस्टर को वहां पे लेके आते हैं, तो वो अपनी व्यूज वहां पे बता सकते हैं और वही जगह पे उसी डाओ में एक डैप बना के, डैप मतलब एक एप्लीकेशन बना के, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना के वहां पे आपकी जो भी प्रोग्रेस चल रही है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। सो इन्वेस्टर को ताकत मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास सारे लाइसेंसिंग है तो आप खुद रेगुलेटेड हो पाएंगे। उसके बाद रही आपकी फंड रेजिंग। अगर आप ग्लोबल फंडर, इसके जरिए क्या होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर आ सकता है। हालांकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग नियम हैं, अलग अलग लाइसेंसिंग है, इंटरनेशनल लॉ है, उसको मानना पड़ेगा, लॉयर्स के साथ बैठ के स्ट्रक्चरिंग करनी होगी। लेकिन ये एक जरिया है। अगर आपके पास रियल एस्टेट है, आपके पास गोल्ड रिजर्व है, आपके पास डायमंड रिजर्व है, आपके पास कार्बन क्रेडिट है, आपके पास अपनी कंपनी, ग्लोबल कंपनी की वैल्यूएशन है, तो आप रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन कर सकते हैं। ये टोकनाइजेशन, कभी कभी लोग इसको इक्विटी टोकनाइजेशन भी बोलते हैं और कभी कभी मार्केट रेगुलेटर इसको इक्विटी टोकनाइजेशन मानता भी है। जैसे अगर आप इंडिया में करेंगे तो परव्यू के अंडर, सेबी के परव्यू के अंडर आ सकते हैं, CISO बोल सकते हैं, इसको सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। सो RBI भी पिक्चर में आएगा और हो सकता है कि इसमें अगर कल को कुछ बड़ी बात हो जाए इन्वेस्टर, सो ED भी यहां पर आ सकती है। So remember, whenever you want to do this kind of project, legal views, सारे इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही RWA कीजिए, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। रिमेंबर वन थिंग, इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जैसे आप ब्लॉकचेन के ऊपर सारी चीजें हो रही है तो उसमें कुछ एडिट नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स नॉन एडिटेड है। नंबर 2, वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बार कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद नो गोइंग बैक। 3rd, ये पब्लिक होगा। 4th, रेगुलेटर्स इसको वॉच करेंगे। 5th, आप किसी का हक नहीं मार सकते। 6th, आपकी ऑब्जेक्टिव कि आप पैसा रेज करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल इन्वेस्टर से रेज कर सकते हैं। मैं ये पॉडकास्ट के जरिए रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार को कि जिस तरीके से हमारी स्थिति है आज के डेट में, बहुत सारे चैलेंजेस अलग अलग बड़े बड़े कंट्रियों से आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है। हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। जैसे अगर आप रियल एस्टेट टोकनाइजेशन अगर रेगुलेट होती है इंडिया में, तो बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के जरिए इंडिया को आ सकता है। रियल एस्टेट क्यों, जितने डायमंड फैक्ट्रीज हैं, डायमंड पॉलिसिंग एजेंसीज हैं, जो लोग गोल्ड रिजर्व लेके रखे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े कंपनियां हैं, क्यों भारत सरकार अपना पैसा लोन पे दें? क्यों ना हम भारत में बैठे हुए पूरे ग्लोबल पैसे हमारे देश में लेके आए। अगर पूरी दुनिया, अलग अलग कंट्री हमारे अगेंस्ट में है, हमारे पीछे पड़ी हुई है, सबको पता है क्या चल रहा है, जो बड़े पापा बैठे हैं वो भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ना हम एक मिडिल रास्ता चुने। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। हम अगर सिर्फ देश के अंदर ही रेगुलेशन लाएं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करें, वो बहुत होगा। इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नहीं तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन किया जाए, एक स्पेशल फोर्स लगाया जाए, एक एनफोर्समेंट एजेंसी चाहिए, कुछ टैलेंटेड बंदे चाहिए जो ये सारे एक्टिविटी को मार्क करें। अच्छा रेगुलेशन लाना होगा और हम ये जो देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में लोग बात करते हैं, उससे काफ़ी आगे हम जा सकते हैं। बातें हैं कुछ नए मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट करने की और उसको रेगुलेट करने की। अगर आप एक बिल्डर हैं या आपके पास बहुत वैल्यूएबल बड़ी कंपनियां हैं, आपको इस चीज़ के बारे में ग्लोबल एंगल में अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, लीगल साइड में या एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसके ऊपर मैं अम्ब्रेला व्यू दे सकता हूं, बट एज ए लॉयर मैं लीगल पार्ट ही कर सकता हूं, लीगल पार्ट आपको बता सकता हूं, गाइड कर सकता हूं। आइए बैठते हैं। मेरा
जितना भी नॉलेज है इस देश के लिए है और आपके लिए है। धन्यवाद।